हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिल्स इन इंडिया। तो हमारे भारत में बिल को टोटली 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल, फॉलोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एंड इन सब सब कैटेगरी ऑफ द बिल्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। इनके क्या प्रोविजन होते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। हर एक बिल के अपने प्रोविजन होते हैं, हर एक बिल के अपने प्रोज होते हैं, उनके कॉन्स होते हैं। ये सब चीज को आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे द फर्स्ट वन विल बी मनी बिल। सो लेट्स बिगिन। सो द मनी बिल के बारे में ये है, क्योंकि आप मनी बिल देखेंगे, फाइनेंशियल बिल दिखेंगे, उसके बाद ऑर्डिनरी देखेंगे, एंड द लास्ट वन वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो मनी बिल का ये है कि अक्सर लोग मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में कंफ्यूज हो जाते हैं। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में एक कंफ्यूजन है। हालांकि आप देखें दोनों सेम है ऑलमोस्ट, बट एक थिन लाइन है दोनों बिल के बीच में। एक थिन लाइन है, और वो थिन लाइन ये है, मैं आपको भी बताऊंगा जब फाइनेंशियल बिल में डिस्कस कर रहा हूँ, तब मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। फिलहाल मनी बिल क्या है उस चीज को समझ लेते हैं, राइट। सो मनी बिल जो है हमारे किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो मनी बिल का जिक्र जो है सबसे पहले आर्टिकल 110 में इसका मेंशन मिलता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी बिल। ये हमारे आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है। अब ये मनी बिल किस किस चीज से रिलेटेड हो सकता है? ये मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, रेवेन्यू, टैक्स, एक्सपेंडिचर, ये सबसे रिलेटेड हो सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोई भी मनी बिल या कोई भी बिल, ये बिल है, ये मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है या ऑर्डिनरी बिल है या अमेंडमेंट बिल है, ये डिसाइड कैसे होगा? एंड इन द केस ऑफ मनी बिल, हाउ इट विल बी डिसाइडेड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन कि ए बिल इज मनी बिल और नॉट, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन किनके पास है? तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो उनके पास है। तो लोकसभा स्पीकर के पास ये पावर है, वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये बिल मनी बिल है या कोई और बिल है। तो लोकसभा स्पीकर डिक्लेयर्स मनी बिल। मनी बिल। अब एक चीज ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल बिल इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मनी बिल, बट देयर इज अ थिन लाइन। वो थिन लाइन आपको यहीं पे दिखेगा। कैसे? अब फाइनेंशियल बिल का क्या सीन है कि अगर जैसे लोकसभा स्पीकर ने, आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कि अगर लोकसभा स्पीकर ने उस बिल को डिक्लेयर कर दिया तो वो हो गया मनी बिल। लेकिन डिक्लेयर नहीं किया, मतलब लोकसभा स्पीकर ने उस बिल को कहा कि आई डोंट नो बट दिस इज नॉट अ मनी बिल, इट इज नॉट अ मनी बिल, इट इज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस, बट इट इज नॉट अ मनी बिल, देन ऑटोमेटिकली ये फाइनेंशियल बिल के कैटेगरी में आ गया। मतलब कि अगर लोकसभा स्पीकर किसी बिल को मनी बिल डिक्लेयर नहीं करे तो वो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल बिल में कन्वर्ट हो जाता है। ये है कि अगर लोकसभा स्पीकर उस बिल को मनी बिल डिक्लेयर नहीं करे तो वो फाइनेंशियल बिल हो जाएगा। ये एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। ये किसका अपोजिट है? ये मनी बिल का अपोजिट है, कि अगर लोकसभा स्पीकर ने उस बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर दिया तो ऑल राइट, वेल एंड गुड, दैट्स मनी बिल। लेकिन अगर उस बिल को मनी बिल डिक्लेयर नहीं किया गया तो वो फाइनेंशियल बिल होगा। ये जो फाइनेंशियल बिल मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा तो और डेप्थ में बताऊंगा। बहरहाल जो इसका बेसिक डिफरेंस है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का, यही है, राइट। अब इसके बाद आता है कि मनी बिल है, क्योंकि हमारे पास जो हाउसेस है, 2 हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। तो कोई भी बिल जब अक्सर आता है तो डिस्प्यूट ये होता है कि बिल को किस सदन में पेश किया जाएगा या किसके रिकमेंडेशन पे पेश किया जाएगा। तो मनी बिल के केस में ये होता है कि मनी बिल को ना सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में। एंड उसको किसके रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो वो सोनली एंड प्योरली प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होगा, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। एंड किनके रिकमेंडेशन पे? तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मनी बिल को रिकमेंड कौन कर सकता है? तो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये इंट्रोड्यूस कहाँ होगा? तो ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ये नहीं कि इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, कि समटाइम राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, नहीं। अगर मनी बिल का केस है तो वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, और उसको सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करेंगे। मतलब भारत के राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पे ही मनी बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब कोई भी बिल अगर आपको लोकसभा में पेश किया गया, किसी भी सभा में पेश किया गया, तो एक सर्टेन मेजोरिटी से पास किया जाता है, एक सर्टेन मेजोरिटी से उसे पास किया जाएगा। तो मनी बिल के केस में होता है कि भैया आपने, ठीक है, आप लोकसभा में सिर्फ पास कर सकते हो, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे पास कर सकते हो, लेकिन किस मेजोरिटी से लोकसभा में पास करोगे? तो वो मेजोरिटी होगा सिंपल मेजोरिटी।
ये जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो सब टू द पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रेलेवेंट है, एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे यहीं से। तो सिंपल मेजोरिटी से आप लोकसभा में उसे पेश कर सकते हो, जो कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे होगा। अब ये सिंपल मेजोरिटी का क्या सीन है आपको पता होना चाहिए कि सिंपल मेजोरिटी में ये होता है कि अगर 50% प्लस वन प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब पहले मैं लिख दे रहा हूं, इसका अर्थ होता है कि 50% प्लस वन ये होने चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होने चाहिए कि प्रेजेंट भी हो और प्लस वोट भी कर रहा है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% वन प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे उदाहरण के तौर पर सिंपल मेजोरिटी का मैं उदाहरण दे दूं कि लोकसभा में मान लीजिए 443 मेंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन उस दिन अगर 100 मेंबर्स मात्र प्रेजेंट है, मात्र 100 मेंबर्स अगर प्रेजेंट हैं, उस 100 मेंबर्स में से 50% प्लस वन कितना होगा, 51 होगा। 50% 50 एंड प्लस वन, और उस क्योंकि 543 टोटल मेजोरिटी है, टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें से प्रेजेंट जो लोग हैं और जो लोग वोट कर रहे हैं वो 100 है, उस 100 का 50% प्लस वन जो कि सिंपल मेजोरिटी होता है। तो मनी बिल के केस में क्या है, लोकसभा में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, सिर्फ लोकसभा में, वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे, राइट। और उसे जब पास किया जाएगा लोकसभा में तो वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। सिंपल मेजोरिटी क्या है, जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग 50%, सो 50% प्लस वन प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब लोकसभा में गया तो क्या राज्यसभा का भी कोई रोल होगा, बिकॉज टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, देयर हैज टू बी सम रोल ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आप यूं समझो कि राज्यसभा में मनी बिल को पास किया जाता है, बट दैट्स ओनली अ फॉर्मेलिटी, राइट। सो राज्यसभा में जाएगा तो पहले लोकसभा में गया, आप ध्यान देंगे, पहले लोकसभा में गया, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया। अब राज्यसभा के पास ये जाएगा, मतलब लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि राज्यसभा को एक टाइम लिमिट दिया जाएगा 14 डेज का। राज्यसभा के पास टाइम लिमिट कितने दिन का दिया जाएगा, 14 डेज का। और उसे कहा जाएगा कि आप 14 डेज के अंदर इसे या तो पास कीजिए या तो अप्रूव कीजिए। ईदर यू पास इट और अप्रूव इट, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, बट दीज आर द टर्म मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि राज्यसभा हैज टू पास द बिल और अप्रूव विद इन 14 डेज। आप 15 दिन नहीं ले सकते, 14 दिन के अंदर ही आपको पास या अप्रूव करना है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि मान लो आप, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया, क्या मनी बिल पास हो जाएगा या उसमें कुछ चेंज होगा? तो एक सिंपल है कि अगर राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर उस बिल को पास या अप्रूव नहीं किया तो 15वें दिन ऑटोमेटिकली उस बिल को पास मान लिया जाएगा, क्योंकि वो मनी बिल है, राज्यसभा का नो डिस्क्रिप्शन। तो राज्यसभा ने उस बिल को पास या अप्रूव नहीं किया 14 दिन के अंदर, तो इट इज ऑटोमेटिकली द बिल विल बी अज्यूम दैट इट इज पास्ड बाय राज्यसभा। ठीक है। अब मान लो आप कि लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास होगा, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे बताया कि ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट का कोई ना कोई रोल तो होगा, प्रेसिडेंट का कोई ना कोई रोल तो होगा। तो लास्ट में ये प्रेसिडेंट के पास जाता है साइनिंग के लिए, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू साइन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू साइन द बिल, साइन द बिल। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि सबसे पहले ये लोकसभा में गया, वहां से सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, राज्यसभा में गया, 14 दिन के अंदर वहां से पास हो गया, फॉलोड बाय दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया, फाइनल साइनिंग के लिए वहां भी साइन हो गया। लेकिन आप अज्यूम करो कि जैसे राज्यसभा उस बिल को पास नहीं किया, उदाहरण के तौर पर राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया तो उसे ऑटोमेटिकली मान लिया गया, अज्यूम कर लिया गया कि ये बिल राज्यसभा द्वारा, तो राज्यसभा का रोल नेग्लिजिबल है। क्या प्रेसिडेंट उस बिल को साइन नहीं कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट के पास बिल ज्ञान, प्रेसिडेंट उस बिल से सहमत नहीं है कि भाई आपने ये बिल कैसे पास कर दिया, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस बिल सो आई विल नॉट साइन इट। क्या प्रेसिडेंट ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 जिसमें ये कहा जाता है कि एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें ये कहा गया कि प्रेसिडेंट डिनाई कर ही नहीं सकता मनी बिल साइन करने के लिए, मतलब प्रेसिडेंट हैज नो राइट टू डिनाई टू साइन द मनी बिल। प्रेसिडेंट के को मैंडेटरी है कि उसे मनी बिल साइन करना ही होगा अगर उनके टेबल पे आया है तो इसमें आर्टिकल 11 ये कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट डिनाई, कांट डिनाई टू साइन मनी बिल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी मनी बिल को साइन करने से डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 111 कहता है। सो मनी बिल इज एज सिंपल एज दैट। आप एक ध्यान रखना, सबसे पहले ये आर्टिकल 110 में आपको मेंशन मिलेगा मनी बिल, राइट। उसके बाद ये सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है, ये सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है, वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में क्या एक बेसिक डिफरेंस है, तो बेसिक डिफरेंस ये है
कि जब भी लोकसभा स्पीकर किसी बिल को डिक्लेयर करेगा तो मनी बिल होगा। मतलब मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन, ये पूरा पावर लोकसभा स्पीकर के पास है। तो लोकसभा स्पीकर ने अगर उस बिल को डिक्लेयर कर दिया मनी बिल है तो वेल एंड गुड, वो मनी बिल है। लेकिन अगर उस बिल को मनी बिल डिक्लेयर नहीं किया लोकसभा के स्पीकर, तो वो बिल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके बन जाएगा फाइनेंशियल बिल। वो अगर उस लोकसभा स्पीकर ने उस बिल को मनी बिल नहीं डिक्लेयर किया तो वो बिल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा फाइनेंशियल बिल के कैटेगरी में, राइट। तो वो लोकसभा स्पीकर का पावर है। आफ्टर दैट कि जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे लोकसभा में जाएगा, ठीक है। वहां पास होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी क्या है? तो 50% वन प्रेजेंट एंड वोटिंग है। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में क्या है? उसे 14 दिन का अल्टीमेटम है, उसके अंदर उसे पास या अप्रूव करना है। अगर वो 14 दिन के अंदर पास या अप्रूव नहीं करता है तो 15वें दिन मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया है। मतलब राज्यसभा का रोल ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, आपको पास करना ही है। उसके बाद लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, देन इट गोज टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फाइनल साइनिंग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास फाइनल साइनिंग के लिए जाएगा। उसी दौरान आर्टिकल 111 में, आर्टिकल 111 के हमारे संविधान में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट डिनाई टू साइन मनी बिल। आपको असेंट मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। ये है मनी बिल। आई होप इट इज क्लियर। सो मनी बिल में इतना ही था। सो द नेक्स्ट वन इज, अब फाइनेंशियल बिल चलते हैं। तो एक चीज ध्यान देंगे कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल ऑलमोस्ट सेम है। मैं जो भी आपको प्रोविजन मनी बिल में बताया, फाइनेंशियल बिल में भी ऑलमोस्ट सेम है। बेसिक डिफरेंस जो मैं आपको वहां बताया, उसके अलावा एक से दो डिफरेंस मनी बिल के अलावा आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर आप मनी बिल अच्छे से समझ गए तो फाइनेंशियल बिल में देयर इजंट एनी इशू। तो सबसे पहले ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन है, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमारे जैसे मनी बिल आर्टिकल 110 में मेंशन है, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 में मेंशन है। आर्टिकल 117 में मेंशन है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी बिल को लोकसभा का, किसी भी बिल को अगर लोकसभा के स्पीकर डिक्लेयर कर दे मनी बिल है तो वो मनी बिल है, राइट। लेकिन अगर उसको डिक्लेयर करे मनी बिल नहीं है तो वो क्या है? फाइनेंशियल बिल है। तो यही वही चीज है। बस एक बार और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि बिल बिकम्स फाइनेंशियल बिल, बिल बिकम्स फाइनेंशियल बिल अगर उसे क्या क्या मैं बताया था कि अगर लोकसभा के स्पीकर उसे मनी बिल डिक्लेयर नहीं करे तब फाइनेंशियल बिल होगा। तो बिल बिकम्स फाइनेंशियल बिल क्यों? किस कैटेगरी पे? क्योंकि उसे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है उसे डिक्लेयर नहीं किया मनी बिल। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिड नॉट डिक्लेयर इट अ मनी बिल। तो यही है बेसिक डिफरेंस कि अगर लोग, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर के पास पावर है कि किसी बिल को अगर वो डिक्लेयर कर दे ये मनी बिल है तो मनी बिल है, लेकिन वो डिक्लेयर किए कि ये मनी बिल नहीं है, उस केस में ये ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस केस में? जिस केस में कि अगर वो लोकसभा के स्पीकर, अगर लोकसभा के स्पीकर ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई ये मनी बिल है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर डिक्लेयर नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था अपना बेसिक डिफरेंस। उसके अलावा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि मनी बिल फाइनेंशियल बिल अगर इतना सेम है तो क्या सारे मनी बिल फाइनेंस बिल हो सकते हैं, या सारे फाइनेंस बिल मनी बिल हो सकते हैं, या कुछ फाइनेंस बिल मनी बिल हो के कैटेगरी में आ सकते हैं? ये तमाम तरह के स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ये जब आपको स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन आएंगे जो कि अक्सर हाइब्रिड एमसीक्यू टाइप्स आएंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। एक पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, एक पॉइंट्स ये है, और ये पॉइंट आपको खुद ब खुद जब मैं आगे फाइनेंशियल बिल के कुछ और पॉइंट्स लिखते जाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, तो ये पॉइंट खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। तो ये पॉइंट ये है कि जितने भी मनी बिल होते हैं, ऑल द मनी बिल्स, जितने भी मनी बिल होते हैं वो सारे फाइनेंशियल बिल होते हैं। लेकिन इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। जैसे, तो सबसे पहले ऑल द मनी बिल्स, मतलब जितने भी मनी बिल हैं, जितने भी कैटेगरी के मनी बिल हो गए, ऑल द मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल, ऑल द मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल। लेकिन अगर वही चीज मैं आपसे पूछ लूं इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब हो गया इसका उल्टा, कि क्या ऑल द फाइनेंशियल बिल मनी बिल है? क्या ऑल द फाइनेंशियल बिल मनी बिल है? तो ये वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। ये वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? ये चीज आगे खुद ब खुद समझ में आएगा। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि जितने भी प्रकार के मनी बिल है वो फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल बिल है वो मनी बिल नहीं हो सकते। वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल, वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वाइस वर्सा मतलब हो गया कि उल्टा। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? क्या फाइनेंशियल बिल मनी बिल हो सकता है? सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल हो सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं? तो या, दैट्स पॉसिबल। ठीक है। अब आता है कि इसे कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किसके रिकमेंडेशन में? तो सेम एज मनी बिल, सेम एज मनी बिल। मनी बिल में क्या था
कि इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। किसके रिकमेंडेशन पे? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे। ये चीज था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करेगी और इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में। ये किस में था? मनी बिल में। फाइनेंशियल बिल में सेम है, फाइनेंशियल बिल में सेम है। अब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो मनी बिल में मैं आपको क्या बताया, किस मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से। तो फाइनेंशियल बिल में भी सिंपल मेजोरिटी से। ये सब सिमिलैरिटी है, ये सब सिमिलैरिटी है कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे और सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, सेम एज मनी बिल। सो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का ये सिमिलैरिटी है, क्लियर। उसके बाद राज्यसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा। यहाँ भी 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, जैसे लोकसभा में होता है सेम यहाँ पे, जैसे मनी बिल के केस में होता है सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा। उसके बाद लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, राज्यसभा में गया, 14 दिन के अंदर पास हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास साइनिंग के लिए जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइनिंग के लिए जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको साइन करना ही करना है। सो मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल में ये सिमिलैरिटीज है कि आपको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ऑल राइट। उसके बाद 14 दिन के अंदर आपको राज्यसभा में राज्यसभा के अंदर पास या अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंडेटरी उसको साइन करना ही करना है। लेकिन इन सब के अलावे मनी बिल से इसमें क्या डिफरेंस है? एक मेजर डिफरेंस ये है, एक मेजर डिफरेंस ये है, इस मेजर डिफरेंस को आप अलग से नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि जो क्या होता है ना कभी कताल कि जो एक्सेप्शंस होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के, वही आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे आप मान लो कि फाइनेंशियल बिल को सबसे पहले लोकसभा में लाया गया, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास साइन किया गया। तो तीन स्टेप है। तो आप समझ लो कि जिस दिन लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंशियल बिल को, उस दिन से लेके 75 दिन के अंदर, उस दिन से लेके 75 दिन के अंदर ये फाइनेंशियल बिल फाइनली पास हो जाना चाहिए, तब जाके ये फाइनेंशियल बिल हुआ, नहीं तो ये अप्रूव नहीं होगा। तो इसका एक टाइम लिमिट है, इसका एक टाइम लिमिट है 75 डेज का। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइम लिमिट बता रहा हूं 75 दिन का, ये इंपॉर्टेंट है। 75 दिन किस दिन से काउंट होगा? जिस दिन से फॉर लोकसभा में पहला दिन, लोकसभा में पहली बार फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उसे आप डे 1 काउंट कर लो, ठीक है। उस दिन से 75 दिन के अंदर, 75 दिन के अंदर मतलब 75 दिन तक आपके पास टाइम है, उस दिन के अंदर ये बिल पास हो जाना चाहिए। अगर 75 दिन के अंदर ये बिल पास नहीं हुआ तो फिर ये बिल लैप्स हो जाएगा, फिर ये बिल क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट बिल का कोई वैल्यू नहीं है, बिल खत्म हो गया, राइट। सो एक बार मैं नट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फाइनेंशियल बिल हमारे आर्टिकल 117 में मेंशन्ड है। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए बेसिक डिफरेंस ये है कि लोकसभा के स्पीकर के पास पावर है, वो किसी भी बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब वो बताएंगे कि ये मनी बिल है तो मनी बिल है। लेकिन अगर वो लोकसभा के स्पीकर अपने रोल में आके ये चीज नहीं बता पा रहे हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है, मतलब उसने मनी बिल के कैटेगरी में अगर उस बिल को नहीं डाला, तो वो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था बेसिक डिफरेंस। उसके बाद उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको ये बताया कि जितने भी मनी बिल होते हैं वो सारे फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है कि ऑल द मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल द फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी मनी बिल हैं वो सारे फाइनेंशियल बिल के कैटेगरी में आते हैं। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का सिमिलैरिटी क्या है? तो सिमिलैरिटी ये है कि पहले ये भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, सिर्फ वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन में, और लोकसभा में पास होगा सिंपल मेजोरिटी से। उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा और उसे 14 दिन का अल्टीमेटम मिलेगा, और उसे 14 दिन के अंदर विद इन 14 डेज राज्यसभा हैज टू ईदर पास और अप्रूव इट, और अगर नहीं पास करेंगे तो उसे ऑलरेडी पास्ड मान लिया जाएगा। तो इनका पावर मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के केस में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा राज्यसभा के बाद, उसे साइन करना है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के अलावा इनका जो अल्टीमेटम है, फाइनेंशियल बिल का जो एक अल्टीमेटम है डेज का, ये इसे यूनिक बनाता है। जैसे कि लोकसभा के पास गया, बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा के पास गया, फिर प्रेसिडेंट के पास साइनिंग के पास गया, इन तीनों में टोटल जो टाइम है इनको 75 दिन का मिलता है। आपको 75 दिन के अंदर लोकसभा से भी पास करा देना है, राज्यसभा से भी पास करा देना है, प्रेसिडेंट से साइनिंग भी करा देना है। अगर ये 75 दिन के अंदर पास हुआ तो इट विल बी कंसिडर्ड ए फाइनेंशियल बिल, अगर नहीं तो इट विल बी कंसिडर्ड लैप्स, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये बिल हो जाएगा खत्म, ये बिल फिर पारित होने लायक नहीं बचेगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनरी बिल। अब ये ऑर्डिनरी बिल क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ऑर्डिनरी बिल आपको देखो, आप मनी बिल देखे हो, फाइनेंशियल बिल देखोगे, इसके आगे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखोगे, ये सब कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट ऑर्डिनरी बिल कॉम्प्लेक्स है। ऑर्डिनरी बिल क्यों कॉम्प्लेक्स है मैं आपको बताऊंगा, और इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आता है ज्वाइंट सेशन का, और ये इसलिए ये कॉमनली यूज्ड बिल है। ये इतना कॉमनली यूज्ड है क्योंकि जितने भी तमाम तरह के बिल आते हैं मोस्टली ऑर्डिनरी बिल होते हैं।
तो ये आपको आए आमतौर की जिंदगी में भी देखने को, आप जितने पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं, जितने भी तरह के बिल आते हैं, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, राइट। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल का जिक्र किस आर्टिकल में है? तो जैसे कि मैं आपको बताया कि मनी बिल आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117। सिमिलरली ऑर्डिनरी बिल जो है हमारे आर्टिकल 107 और 108 में मेंशन है। आर्टिकल 107 एंड 108, आर्टिकल 107 एंड 108 में मेंशन्ड है। अब आर्टिकल 107 में मैं लिखा हूं, 108 भी लिखा हूं, ये क्या है सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको क्या बोला कि ज्वाइंट सेशन के बारे में भी है। तो आर्टिकल 108 जो है वो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताता है। ऑर्डिनरी बिल, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल इन टोटालिटी ले ले तो वो 107 भी है, और ऑर्डिनरी बिल के अंदर ही आपको ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात होती है, इसलिए मैं 107 एंड 108 लिख दिया हूँ। ऐसे सिर्फ ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो वो आर्टिकल 107 में आएगा, लेकिन सिंस ज्वाइंट सेशन की भी बात मैं किया हूँ, इसलिए मैं दोनों आर्टिकल यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि भाई ऑर्डिनरी बिल होता क्या है, किस कैटेगरी में ऑर्डिनरी बिल डालोगे। जैसे कि मनी बिल को आप तो सर्टेन कैटेगरी में डाल दिए कि रेवेन्यू, फाइनेंस, एक्सपेंडिचर ये सब से रिलेटेड है। फाइनेंशियल बिल को ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी में डाल दिए। ऑर्डिनरी बिल का क्या सीन है? तो आप यूं समझ लो कि अभी तक जितने भी प्रोविजन को आपने मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में मेंशन कर दिया, उसके अलावा, मतलब मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के अलावा जो प्रोविजंस बच गए वो सारे प्रोविजन आपके ऑर्डिनरी बिल में आ गए। इसलिए मैं बोला कि इसका रेंज बहुत वास्ट है। मैं क्यों बोला कि ऑर्डिनरी बिल का रेंज बहुत वास्ट है? क्योंकि जितने भी, मतलब एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, मतलब फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के प्रोविजन के अलावा जितने भी बच गए, उसके अलावा जितने भी बच गए वो सारे ऑर्डिनरी बिल के कैटेगरी में आ गए, राइट। तो आप समझ गए कि अब आप समझ लो कि जितने भी हमने मनी बिल के अंदर जितने भी हमने प्रोविजंस को डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल बिल के अंदर जितने भी प्रोविजन को डिस्कस कर लिया, उसके अलावा जितने भी बच गए वो सारे ऑर्डिनरी बिल में आ गए। तो आप समझ लो कितने बचे, क्योंकि मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल तो एक छोटा सा सेक्शन है, वो एक यूनिक सेक्शन है, राइट। तो अब आते हैं कि जैसे मनी बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन में सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जाता है, सेम एज फाइनेंशियल बिल। तो ऑर्डिनरी बिल का क्या सीन है? तो आप यूं समझ लो कि ऑर्डिनरी बिल में भारत के राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है इस बिल में। किस बिल में? तो प्रेसिडेंट नो नीड ऑफ नो नीड ऑफ द रिकमेंडेशन नो नीड ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ किनका रिकमेंडेशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि भैया आप इसे किस, जैसे मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के केस में उसे सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो इसका क्या सीन है भाई? इसको किसी में भी आप लोकसभा में कर दो तब, या राज्यसभा में कर दो तब, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, चलेगा। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी इंट्रोड्यूस कर दो, कहीं भी इंट्रोड्यूस कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो तब, या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, राइट। उसके अलावा जब आ जाता है कि भैया आप किसी भी हाउस में रिकमेंड इंट्रोड्यूस इसे पहली बार कर सकते हो, उदार अब कितने टाइम के लिए कर सकते हो, कुछ टाइम बाउंड है, कौन से मेजोरिटी से कर सकते हो, ये सब देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला होता है कि आप उदाहरण के तौर पे मान लो कि ये लोकसभा में पास हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर कि ये पहली बार लोकसभा में पास हो, सबसे सबसे पहली बार ये लोकसभा में पास हुआ। तो अब ये लोकसभा में पास हुआ तो इसमें कौन से मेजोरिटी से? तो आप इसमें भी लोकसभा में जाएगा तो यहाँ पे अगेन सिंपल मेजोरिटी, अगेन यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी बिल भी सिंपल मेजोरिटी, मनी बिल भी सिंपल मेजोरिटी, फाइनेंशियल बिल भी सिंपल मेजोरिटी। ये तीनों बिल लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से ही पास होंगे, ठीक है। अब उसके बाद लोकसभा में चला गया, अब जाएगा ये राज्यसभा में। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, अब राज्यसभा में जाएगा। तो अब राज्यसभा के पास कितना टाइम है? जैसे मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में हमने बताया कि राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम है, तो वैसे ही इसके पास जब आए तो इसके पास 6 मंथ्स का टाइम है, इसके पास 6 मंथ का टाइम है। राज्यसभा के पास अगर लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया और उसके बाद राज्यसभा के पास ऑर्डिनरी बिल गया, तो राज्यसभा के पास 6 महीने का टाइम है। और ये 6 महीने क्यों है? क्योंकि बाकी में 14 दिन और इसमें 6 महीने क्यों है, इसके पीछे रीजन है। और मैं ज्वाइंट सेशन की बात बार बार कर रहा हूँ, वो रीजन है, वो लॉजिक है इसके पीछे। तो राज्यसभा के पास 6 महीने का टाइम है कि आप सोच विचार कर इसे सिंपल मेजोरिटी से पास करके हमें दे, इसे सिंपल मेजोरिटी से पास करके दे। लेकिन अगर ये बिल सिंपल मेजोरिटी से राज्यसभा 6 महीने टाइम लेने के बाद भी सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं कर पाए, तब देयर इज अ रोल ऑफ आर्टिकल 108, तब आर्टिकल 108 कम्स इनटू प्ले।
मैं कहा था कि राज्यसभा को 6 महीने का टाइम क्यों दिया गया, क्योंकि राज्यसभा का एसेंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राज्यसभा अगर इस बिल को नॉड नहीं देगी, इस बिल को अनुमति नहीं देगी, तो ये बिल पास नहीं होगा, अनलाइक मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। इसलिए इसे 6 महीने का समय दिया जाता है कि आप सोचे विचारे। तो ये, अब मान लो कि ये बिल पास हो गया, तो वो दूसरा केस है, ये से लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट साइन कर दिया, वो बिल पारित हो गया, वो तो एकदम सिंपल फ्लो केस है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने लोकसभा में पास कर दिया, ठीक है, आपने राज्यसभा में पास करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया, नहीं पास हुआ। सेकेंड केस इज, आपने राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया एंड लोकसभा में वो बिल 6 महीने अगेन लोकसभा टाइम लेने के बाद उस बिल को पास नहीं किया, तब आर्टिकल 108 कम्स इनटू प्ले, विच इज द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, विच इज द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। कि मतलब कि दोनों हाउस ऑफ लोकसभा, बोथ द हाउसेस ऑफ लोकसभा अगर एग्री नहीं किए किसी बिल पे, तब जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन है वो होगा। मतलब कि लोकसभा भी साथ में आएंगे, राज्यसभा भी साथ आएंगे, और तब उस बिल पे एक डिस्कशन होगा। अब इस बिल को, अब ये ज्वाइंट सेशन तो ऐसे ही नहीं होगा, इस ज्वाइंट सेशन को इनिशिएट कौन करेगा, इस ज्वाइंट सेशन को बुलाएगा कौन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक पॉइंट आपको एकदम ध्यान रखना है कि जब भी ज्वाइंट सेशन का बात होगा, एक प्रेसिडेंट और एक लोकसभा स्पीकर, दो नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, वो इस सेशन को बुलाते हैं, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्स दिस सेशन। लेकिन क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस सेशन को बुलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन का आगाज करते हैं, तो क्या इस ज्वाइंट सेशन को प्रिजाइड भी वो करेंगे? नहीं, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो इस सेशन को प्रिजाइड करते हैं। लोकसभा स्पीकर बेसिकली इस सेशन के चेयरमैन होते हैं, वही इस सेशन को प्रिजाइड करते हैं। ये दोनों पॉइंट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। आप किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आप अपने बिल को पेश किया, उदाहरण के तौर पे मैंने दिया कि सबसे पहले आपने लोकसभा में बिल को पारित किया, वहां से सिंपल मेजोरिटी में पास हो गया, अगले हाउस में गया राज्यसभा में, वहां उसे 6 महीने का टाइम मिला, उसे भी सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास करना है, लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ। अब वो बिल पास नहीं हुआ, तब क्या होगा, तब एक ज्वाइंट सेशन होगा कि भैया लोकसभा के भी सारे लोग आओ, राज्यसभा के भी सारे लोग आओ, और तब उस बिल पे बैठ के डिसाइड करो कि कैसे पास करना है, क्या चेंजेस करने हैं उस बिल में, उसका डिस्कशन होगा, राइट। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ज्वाइंट सेशन का होना जरूरी है, जो हमारे संसद के ज्वाइंट सेशन का बैठना जरूरी है। उस ज्वाइंट सेशन को बुलाएगा कौन, उसका आगाज कौन करेगा, तो हमारे देश के राष्ट्रपति। उस ज्वाइंट सेशन को चेयर कौन करेगा, प्रिजाइड कौन करेगा, तो वो लोकसभा के स्पीकर करेंगे। ये दो आपको, और कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बुलाने का काम ज्वाइंट सेशन का वो राष्ट्रपति का है, लेकिन उसे चेयर करने का, उसे प्रिजाइड करने का काम उनके, उस सेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होंगे, उस सेशन के जो चेयरमैन होंगे, वो लोकसभा के स्पीकर होंगे, राइट। अभी तक भारत में तीन ऐसे इंस्टेंस हुए हैं, जिन तीन केसेस में भारत को मतलब वैसे तीन केसेस में भारत के राष्ट्रपति को ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा है, तीन केसेस में। तो ये तीन केसेस अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है आपको, सबसे द फर्स्ट वन इज, ये आपको ध्यान रखना तीनों ईयर और कौन सा बिल था। तो सबसे पहला है 1961, सेकेंड वन हुआ था, मतलब ज्वाइंट सेशन जब दूसरी बार बुलाया गया था, तो ये था अपना ईयर 1978, और तीसरा जब हुआ था तो ये था अपना 2002। उसके बाद से अभी तक कभी ज्वाइंट सेशन बुलाने की नौबत नहीं आई। क्यों? क्योंकि बिल सहमति से, कन्वीनियंस से पास हो गया। तो सबसे पहला जो 1961 था, ये बिल था जिसका नाम था डाउरी प्रोविजन बिल। डाउरी प्रोविजन बिल 1961 में डाउरी प्रोविजन बिल के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा था। उसके बाद दूसरी बार 1971 में बैंकिंग रेगुलेशन बिल था, बैंकिंग रेगुलेशन बिल। ये आपको एकदम याद कर लेना है, ये एग्जाम्स में तीनों के बारे में पूछता है कि कौन से हैं जो ज्वाइंट सेशन और पार्लियामेंट से पास नहीं हुए थे या हुए थे, ये सब आपको पूछता है। ये तीनों एकदम ध्यान में रखना है विथ ईयर। एंड थर्ड वन जो कि 2002 में पास हुआ था, वो था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। ये था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। तो क्या था, मैं एक बार शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 107 108 में मेंशन्ड है। ऑर्डिनरी बिल होते क्या है, तो जो भी प्रोविजन मनी बिल, फाइनेंशियल बिल में नहीं होते हैं, वो ऑर्डिनरी बिल के कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। उसके बाद इसमें कोई भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है इस बिल के लिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बिल को रिकमेंड करे, नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद किसी इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा, नो स्पेसिफिकेशन, राइट।
उसके बाद ये पास कैसे होता है, तो इसके जो स्टेप्स है, तो सब किसी भी हाउस में ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर लोकसभा में पास किया गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तो उसे सिंपल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा। फॉलोड बाय दैट अगर राज्यसभा में गया तो उसे 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, अगेन सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल साइन। बट द सिचुएशन इज कि अगर राज्यसभा में गया और 6 महीने के अंदर उन्होंने सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास नहीं किया, तब देयर कम्स आर्टिकल 108 इनटू प्ले विच इज ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तब क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है कि एक ज्वाइंट सेशन दोनों हाउसेस का बुलाया जाए और उसे लोकसभा के स्पीकर उसको चेयर करेंगे, राइट। और तब एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। तो भारत के इतिहास में अभी तक 3 बार टोटल जो है हमारा ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हुआ है। ये कई बार आपको एग्जाम से पूछे जाएंगे। सो विथ ईयर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सो 1961 डाउरी प्रोविजन बिल, 1978 बैंकिंग रेगुलेशन बिल एंड 2002 प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ये तीनों ऑर्डिनरी बिल में है। एंड द नेक्स्ट वन इज अमेंडमेंट बिल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में है, ये हम अभी देखेंगे, राइट। अब ये कौन से आर्टिकल में आता है इसे सबसे पहले ध्यान में रख लेंगे। तो अमेंड किसी भी संवैधानिक संशोधन के बारे में इस बिल से रिलेटेड जो इशू है ये एड्रेस किया गया है अपने आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में इस चीज का जिक्र किया गया है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनली किसी चीज को अमेंड किया जा सकता है, ऐसे तरह के बिल के बारे में आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है। अगेन इसमें आता है कि इस बिल को क्या सिर्फ लोकसभा में पास कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं या राज्यसभा में। इसमें भी वही सेम किसके तरह है, ऑर्डिनरी बिल की तरह है। क्या ऑर्डिनरी बिल की तरह है कि भैया इसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें भी किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसे पास किया जा सकता है, मतलब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल की तरह नहीं है कि इसे सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, नॉट रिक्वायर्ड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि क्या प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत है, तो नहीं। द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जरूरत है, तो नहीं, पहला चीज। दूसरा मतलब विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस। अब कहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा या राज्यसभा, मतलब ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप लोकसभा में ही करो या राज्यसभा में ही करो। लेकिन उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि सबसे पहले मान लो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने ऑर्डिनरी बिल के केस में एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कि सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में। कोई भी बिल अगर किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है तो क्वेश्चन ये होता है कि भैया किस मेजोरिटी से पास किए हो। जैसे कि अभी तक हमने मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल में रिकॉल कीजिए किस मेजोरिटी से पास किया है, वो सारे सिंपल मेजोरिटी से हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भैया हमें संविधान ही संशोधन करना है, और अगर उस बिल को पारित करना है, पास करना है, उसमें लगेगा हमारा स्पेशल मेजोरिटी, उसमें लगेगा स्पेशल मेजोरिटी। अब ये स्पेशल मेजोरिटी क्या है, जैसे कि सिंपल मेजोरिटी में मैंने बताया, आप रिकॉल कीजिए, सिंपल मेजोरिटी में मैं क्या बताया कि 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50 प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग। वैसे इसमें होता है, स्पेशल मेजोरिटी के केस में होता है कि 2/3 उसको चाहिए, कितना, 2/3, वो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो भी क्या, प्रेजेंट भी हो और वोट भी करो। ये नहीं कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जो मेंबर्स हो उसमें से प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये डिफरेंट है। जैसे आप देखोगे इफेक्टिव मेजोरिटी होता है, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है, सिंपल है, स्पेशल है। उसमें स्पेशल मेजोरिटी में है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे कि मान लो 543 मेंबर हैं लोकसभा के, 543 मेंबर हैं लोकसभा के, और उसमें से मान लो 100 मेंबर से प्रेजेंट थे। अब उस 100 मेंबर का जो 2/3 प्रेजेंट भी होगा, वोट भी करेगा, उस मेंबर को हम लोग स्पेशल मेजोरिटी में काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 543 मेंबर्स में जो होंगे उसके 2/3, नहीं, जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे, वोट कर रहे होंगे, उनका 2/3 होगा, वो होगा स्पेशल मेजोरिटी के कैटेगरी में, राइट। उसके बाद ऑब्वियस सा बात है, लोकसभा में गया फिर राज्यसभा में आएगा, तो राज्यसभा में भी आएगा तो किस मेजोरिटी से इसे पास होना है, राज्यसभा में भी इसे स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होना है। लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी, राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी। देखो आपको अमेंडमेंट बिल का ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि ये अगेन जब टाइप्स ऑफ बिल की बात करेंगे तो ये एक एक्सेप्शन है। क्योंकि अनलाइक मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड ऑर्डिनरी बिल, जहां पे आपको सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाती है दोनों हाउसेस में, यहाँ पे दोनों हाउसेस में आपको स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, विच इज डिफिकल्ट। स्पेशल मेजोरिटी क्यों है, क्योंकि वहां पे डिफिकल्ट है, वहां पे 2/3 आपको चाहिए, वो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट।
उसके बाद आता है कि मान लो एक केस है, जैसे आपके ऑर्डिनरी बिल वाले केस में मैं आपको बताया कि अगर राज्यसभा ने 6 महीने के अंदर, जो सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट होगा, मान लो राज्यसभा में पास हुआ तो लोकसभा है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा, जो भी सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट होगा वो अगर 6 महीने के अंदर उस बिल को पास नहीं करे, तो इस केस में जैसे हमने उदाहरण लिया कि लोकसभा में मान लो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, लेकिन मान लो राज्यसभा में वो स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं हुआ, तो क्या इसमें ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे? या या हमने मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल की तरह मान लेंगे कि हाँ भैया ये राज्यसभा ने पास कर दिया है, क्योंकि असेंट नहीं दिया तो मान लेंगे पास कर लिया। ऑर्डिनरी बिल में क्या है कि नहीं पास किया तो हम लोग ज्वाइंट सेशन बुला लेंगे। तो राज्यसभा में एक सिंपल सा चीज है कि भैया, अमेंडमेंट बिल में एक सिंपल सा है कि दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट को एग्री करना है। अगर राज्यसभा फॉर एग्जाम्पल एग्री नहीं करता है तो बिल लैप्स कर जाएगा। बिल लैप्स कर जाएगा, ये इनिशियल स्टेज में लैप्स कर जाएगा। कब लैप्स कर जाएगा? मान लो कि राज्यसभा, जैसे मैं एग्जांपल दिया, तो राज्यसभा मान लो एग्री नहीं किया, मतलब राज्यसभा डिडंट साइन द बिल, डिडंट पास द बिल। लोकसभा में मान लो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, राज्यसभा ने उस बिल को पास ही नहीं किया, तो उस केस में बिल लैप्स हो जाएगा। कोई ज्वाइंट सेशन नहीं, नो ज्वाइंट सेशन, नो ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन का सिर्फ एग्जांपल का ज्वाइंट सेशन सिर्फ एक स्पेशल केस में होता है, वो है ऑर्डिनरी बिल के केस में। वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में है कि राज्यसभा के पास गया या लोकसभा के पास गया, मतलब जो भी सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने पास नहीं किया, तो चलो भैया और ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, लोकसभा के स्पीकर उसे प्रिजाइड करते हैं। क्लियर? तो ये सिर्फ होता है एक केस में, जो कि है ऑर्डिनरी बिल का केस। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में आप रिलेट करें, क्या होता है कि अगर राज्यसभा ने क्या किया कि पास नहीं किया 14 दिन के अंदर, तो हम लोग मान लेते हैं कि राज्यसभा ने भैया पास कर दिया है, उसका पावर नेग्लिजिबल है मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल के केस में। ऑर्डिनरी बिल के केस में है कि राज्यसभा को दोनों हाउस का इंपॉर्टेंस है, इसलिए कोई भी हाउस अगर उसे पास नहीं करे तो ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। लेकिन अमेंडमेंट बिल में ये है कि भैया अगर मान लो लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो कोई ज्वाइंट सेशन नहीं, नथिंग, द बिल सिंपली लैप्सेस, द बिल सिंपली लैप्सेस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस ये आ जाता है कि मान लो लोकसभा ने भी पास कर दिया, मान लो लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर, क्या प्रेसिडेंट का जो केस है, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिनाई कर सकते हैं साइन करने के लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल, जैसे मैंने आपको मनी बिल के केस में बताया कि आर्टिकल 111 में ये मेंशन है, जैसे मनी बिल आर्टिकल 110 में आ गया, लेकिन आर्टिकल 111 में मैंने आपको बताया, आप रिकॉल कीजिए कि मनी बिल के केस में मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल 111 में ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट डिनाई टू साइन द मनी बिल, मतलब आपको मनी बिल को एसेंट देना ही पड़ेगा। सिमिलरली अमेंडमेंट बिल का सीन ये है कि आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड ही एक अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको बोलते हैं 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसमें यह कहा गया है कि अगर राज्यसभा के द्वारा वो बिल पास कर दिया गया है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू साइन, मतलब कि अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने उस बिल को पास कर दिया है तो राज्यसभा अगेन कैन नॉट डिनाई टू साइन द मनी बिल। ये मेंशन है हमारे आर्टिकल 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। क्या मेंशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू साइन द अमेंडमेंट बिल इफ इट इज पास्ड बाय राज्यसभा, कि आपने लोकसभा ने स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया और राज्यसभा ने नहीं पास किया तो बिल हो जाएगा लैप्स, लेकिन राज्यसभा ने भी पास कर दिया, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू साइन, वो तब डिनाई नहीं कर सकते। सो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये मेंशनड है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू साइन the bill if it is passed by Rajya Sabha, if it is passed by राज्य सभा। तो मतलब कि लोकसभा ने भी भैया सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया और राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पीछे नहीं हट सकते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब मैंडेटरी उनको साइन करना पड़ेगा, और इस बात को बैक किया गया है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। और इस जितने भी अमेंडमेंट एक्ट हैं, और स्पेशली इस बिल के बारे में, अमेंडमेंट बिल के बारे में आप ये वीडियो देखिए, मैं 3-4 दिन पहले अपलोड किया था। इस वीडियो में जितने भी आपको अभी तक अमेंडमेंट बिल की मैं बात करूं तो 100+ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे संविधान में। 1950 से लेकर 2025 तक 100+ अमेंडमेंट हो चुके हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है, जो आप बार बार पूछते हैं, वो अराउंड 25 है। वो 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं जो आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो ये मैं कवर कर चुका हूं इस वीडियो में, आप देख सकते हो। ये वीडियो जितना भी 1951 से 2025 तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुए हैं अभी तक, वो सबको मैं बताया था, सब मतलब 25 टोटल स्पेसिफिक है, उनको जॉट डाउन करके मैं एक इस वीडियो में कवर किया हूँ, आप देख सकते हो। तो इसलिए अभी अमेंडमेंट बिल है क्या वो मैं आपको बताया, लेकिन कितने तरह के अमेंडमेंट बिल, कितने टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट बिल अभी तक पास हो चुके हैं, तो उसमें 100+ है।
जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अराउंड 25 वो मैं बता चुका हूँ, आप उसको रेफर कर सकते हो एक बार। So that's all for the day. Hope it was convincing. Thank you for watching.